हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एफएम की रिवीजन लेक्चर में जो थ्योरी रह गया था उस थ्योरी को करते हैं। देखो, नए नए सिलेबस वाले जो बच्चे हैं उनमें भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4-5 थ्योरी होते हैं, आपको 10 मार्क्स का आएगा। और जो पुराने आईपीसी वाले बच्चे हैं उनको जो 2 थ्योरी क्वेश्चन होता है, दोनों में कॉस्टिंग भी मिक्स होके आता है और एफएम भी मिक्स होके आता है। ठीक, तो एफएम की थ्योरी छोटा है और अच्छा है तो आपको देख लेना चाहिए। कई बार देखो कि चूजिंग में आपको प्रैक्टिकल ही छोड़ना पड़ सकता है कि आप गए, कोई ना देखा क्वेश्चन या फिर ऐसा क्वेश्चन या जो कंसेप्ट आप पढ़ के नहीं गए हो उस पे पूछ लिया है, तो वहां पे थ्योरी अगर याद हो आपको, और ऐसा कुछ नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में 2 घंटे में अगर पूरी सिलेबस की थ्योरी हो रही है, एक पूरी एक सब्जेक्ट की थ्योरी हो रही है, तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। चलो इसमें थ्योरी में अगर बोलूँ तो 2 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। इन दोनों चैप्टर से मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बच गया जो चैप्टर और बचे जिसमें से प्रैक्टिकल हमने पढ़ा था। उसके बाद जो भी चैप्टर पढ़े थे 3 नंबर में रेशियो, फिर उसके बाद लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन और वर्किंग कैपिटल में जो यूनिट्स है, रिसीवेबल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, कैश मैनेजमेंट वगैरह उनमें भी थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। पर जिसका भी चैप्टर के अंदर मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है आपको रिवीजन लेक्चर में, जो रिवीजन लेक्चर सब डाल चुका हूँ, वो मैं टिक करा दूंगा कि ये थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि रिवीजन लेक्चर आप देख रहे हो, वो चीज आपको आती है। ठीक है तो हम चैप्टर वाइज करते हैं थ्योरी की रिवीजन। देखो पहला कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किन 2 चीजों से डील करता है, या फिर इसको ऐसे पूछेगा, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मार्क करते जाना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 काम है। मान लो ये फॉर्म है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम क्या है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, कि फंड लेके कहाँ से आए। ठीक, तो देखो फंड शॉर्ट टर्म सोर्स से भी ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स से भी ला सकते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्स में बैंक, ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट, कमर्शियल पेपर। लॉन्ग टर्म सोर्स में इक्विटी से लाओ, बॉन्ड से लाओ, प्रेफरेंस से लाओ, है कि नहीं। पर फंड ले आते टाइम हमें 3 चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे और भी फैक्टर होते हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है, पर ये जो मेन फैक्टर है, रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल। देखो कोशिश करेंगे रिस्क मिनिमम हो, है कि नहीं। देखो जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल, जो जो कैपिटल, ऐसे कैपिटल है जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट देना पड़ता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, प्रेफरेंस का डिविडेंड हो गया, लोन वगैरह हो गया, वो थोड़ा ज्यादा रिस्की होते हैं। और इक्विटी में कम रिस्क होता है क्योंकि वहां पे हम डिविडेंड ऑब्लिगेटरी नहीं है देना। वैसे ही कॉस्ट कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट वाली कैपिटल लेके आए। कंट्रोल में क्या ध्यान देते हैं कि कंट्रोल डाइल्यूजन ना हो जाए। इक्विटी जब भी लेके आओगे, नया मालिक आएंगे, नए ऑनर हो जाएंगे, जो भी इक्विटी शेयर खरीदेगा, तो कंट्रोल चला ना जाए एग्जिस्टिंग ऑनर से। तो इस चीज को ध्यान दे के ही हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। दूसरा है जो फंड लेके आए उनकी एप्लीकेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। लॉन्ग टर्म वाले फंड लेके आए तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म एसेट में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगाएंगे। शॉर्ट टर्म से जो फंड लेके आए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए लेके आते हैं। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन है, एक तो पैसा लेके आना, दूसरा पैसे को इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल डिसीजन अगेन इंपॉर्टेंट, मार्क करो। देखो ये सारे डिसीजन मैंने पढ़ा दिया है। इन्वेस्टिंग डिसीजन कहाँ पढ़ा है? कैपिटल बजटिंग में या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। सबके चैप्टर के रिवीजन के जो बेसिक होता है ना स्टार्टिंग, उसमें यही पढ़ाया है मैंने। फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ याद आ रहा है? डिविडेंड, डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड डिसीजन करके पढ़ाया है। डिविडेंड डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में, रिवीजन लेक्चर में। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन है, जिसको मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही बोल के डाला हूँ, उसमें पढ़ा रखा है। तो सब चीज पढ़ा रखा है मैंने, ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है।
वहां से आपको मैं मान के चलता हूँ कंसेप्ट याद है, या फिर आप रिवीजन लेक्चर देख लो एक बारी। वहां पे हमने पूरी प्रैक्टिकली उस चैप्टर को किया था, पर मैंने पहले हर एक चैप्टर में उसका इंट्रो में ये चीज पढ़ाई थी। थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोल के पूछ सकता है। कभी सिर्फ बोलेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में लिखो तो ये वाला कॉलम लिख देना, या फिर बोलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब हमें क्या लिखना है, ये दोनों के बारे में लिखना है। वैसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर प्राइस को, जो मार्केट प्राइस होता है उसको ज्यादा से ज्यादा करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक प्रॉब्लम है, ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान नहीं देता, ठीक है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे आओगे, मार्केट प्राइस पे, तो देखो मार्केट प्राइस सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान देके शेयर प्राइस नहीं तय होता है, उस कंपनी में कितना रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है इसको भी ध्यान देके शेयर प्राइस तय होता है। तो इसीलिए इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जुड़े हुए हैं, ठीक। ये शॉर्ट टर्म गेन है, ये अगले 2 साल 3 साल के लिए देखना है सिर्फ कंपनी को, तो प्रॉफिट देखो। और लंबे समय के लिए देखना है प्रॉफिट को, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखो। उस, उसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, उसका पैसा कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा है, इंक्रीज प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म गेन, इग्नोर रिस्क एंड रिटर्न। देखो ये एक देखना, नो इग्नोर टाइमिंग एंड रिटर्न। एक बात बताऊं, मैंने बोला प्रॉफिट ना मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वेल्थ सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी। शॉर्ट टर्म में देखोगे 2 साल के लिए 3 साल के लिए तो ये प्रोजेक्ट बन गया है, पर वही लॉन्ग टर्म अगले 10 साल 20 साल के लिए देखोगे तो बी वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट होनी चाहिए। तो देखो, अगर ये इग्नोर करता है टाइमिंग एंड रिटर्न, तो जाहिर सी बात है ये वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगा जिसमें शॉर्ट टर्म में रिटर्न ज्यादा है। और ये कंसिडर करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो ये वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगा जिसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज्यादा हो, ठीक है। वैसे ही एक डिफरेंस यहाँ भी लिखा है कि देखो, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, इजी टू कैलकुलेट होता है कि नहीं, एंड डिटरमाइन एंड इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। फाइनेंशियल डिसीजन और प्रॉफिट का लिंक सिंपल है, क्योंकि प्रॉफिट को इंटरप्रेट करना सिंपल है, और मार्केट प्राइस को निकालना और इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल है। मार्केट प्राइस को देख के डिसीजन लेना एक आम इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक। अगला, फंक्शन ऑफ सीईओ। देखो, जो भी आप ऊपर फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ रहे थे ना, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, सब काम ये कौन करता है सब काम ये कौन करता है, सीईओ का फंक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फाइनेंस डिविडेंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर देखो एक तो ये इतना पॉइंट लिख दोगे यही काफी है। मान लो एक्सप्लेन भी करना हो तो 2 लाइन क्या लिखोगे, जो इन्वेस्टिंग डिसीजन में आप पढ़ते हो कि एक सीएफओ का काम क्या है एक सीएफओ का काम क्या है सर, तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर अल्टरनेटिव ढूंढना, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कैसे लगाए, ये चीज को पता करना। से डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड दे कि ना दे, डिविडेंड कितना पे, डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए, इस चीज को तो 2 लाइन आप जो मैंने पढ़ा रखा है इन डिसीजन के बारे में वहां से भी लिख सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, ठीक। वैसे ही वर्किंग कैपिटल में ये कैश मैनेजमेंट आता है कि नहीं रिस्क मैनेजमेंट आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन, की कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना हम इक्विटी रखे, कितना डेट रखे, अगर पैसे लाने हैं तो इक्विटी से लाए कि डेट से लाए, ये सब चीज इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आसान है बिल्कुल। चलो देखो पहला और दूसरा जो चैप्टर है ना, उसमें मान के चलो जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और समरी वे में लिखा है। एक आपको थोड़ा सा गो थ्रू करने के लिए मेन बुक को भी रेफर कर सकते हो, वैसे ये वेटेज को देख के कि आपको 1.5 2 पन्नों का थोड़ी ना लिखना है, छोटा सा आएगा 4 मार्क्स 5 मार्क्स का तो छोटा ही लिखना है, उसके लिए सफिशियंट है ये। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन चेंजिंग सिनेरियो। तो पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर थे ना, उनका रोल सिर्फ इतना था कि फाइनेंस करना, फाइनेंसिंग करना, कहाँ से पैसा लेके आए, शॉर्ट टर्म सोर्स की, लॉन्ग टर्म सोर्स, और चीपेस्ट से चीपेस्ट सोर्स से कैसे पैसा लेके आए, ठीक। फंड मैनेजमेंट उनका काम था, पर अब उनका
रूल बदल गया है। अब जो ये फाइनेंशियल मैनेजर है ना, इसको और भी डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल मर्जर, एक्विजिशन, दो कंपनी मर्ज हो रहा है, दो कंपनी की इक्विजिशन हो रही है। क्यों? क्यों? देखो, मर्जर इक्विजिशन, मान लो किसी को हम खरीद रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, तो पैसा अरेंज कहाँ से होगा? अगर पैसे पेमेंट करनी है तो फाइनेंशियल मैनेजर फंड को अरेंज करेगा, है कि नहीं? फाइनेंशियल मैनेजर को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। अब इसकी पोजीशन जो है वो की मैनेजमेंट पोजीशन हो चुकी है, ठीक। और फाइनेंशियल मैनेजर को अब देखो चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है, रोल थोड़ा वाइडर हो चुका है पहले के तुलना में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, वैसे चांसेस कम है। सीएफओ का इमर्जिंग इश्यू अफेक्टिंग द फ्यूचर रोल ऑफ सीएफओ। अब जो फ्यूचर रोल ऑफ सीएफओ है उसमें कौन कौन सी चीजें जो इफेक्ट कर सकता है, या कौन कौन सी चीजों को अब ध्यान दे के फ्यूचर रोल डिटरमाइन करनी पड़ेगी सीएफओ को। तो देखो, वर्ल्ड में रेगुलेशन दिन पर दिन चेंज हो रहे हैं, लॉ वगैरह, तो एक सीएफओ को अपनी डिसीजन लेने के लिए उस लॉ को ध्यान देना जरूरी है कि नहीं? टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उस चीज को ध्यान देना जरूरी है। सिंस अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि नहीं, तो ग्लोबलाइजेशन से रिस्क भी ग्लोबल वे में क्रिएट होता है। अब फॉरेक्स का भी रिस्क हो सकता है कि नहीं? एक एक कंट्री, मान लो कोई एमएनसी है, तो बहुत सारे देशों में है, तो वहां पे फॉरेन करेंसी की भी एक्सपोजर, फॉरेन करेंसी रिस्क होते हैं कि करेंसी गिर गया, बढ़ गया तो क्या होगा। तो वहां पे थोड़ा बहुत अब एक सीएफओ का जो रोल है फ्यूचर में चेंजिंग इन्वायरमेंट में, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। पॉइंट्स बस याद रखना थोड़ा बहुत कि क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट्स, थ्योरी पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। ये अच्छा है। फाइनेंशियल डिट्रेस। फाइनेंशियल डिट्रेस इज अ कंडीशन, एक अवस्था है, वेयर अ फर्म इज अनेबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फर्म अपनी ऑब्लिगेशन नहीं पे कर पाता। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं लोन लेके आया, वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा, इस अवस्था को बोलते हैं फाइनेंशियल डिट्रेस। फाइनेंशियल डिट्रेस जब भी होती है तो वो एक कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिट्रेस। कैसा कॉस्ट? कि मान लो ऐसी अवस्था है मेरी कंपनी की कि मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पा रहा, ताकि मुझे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसके लिए भी खर्चा आएगा, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट। या फिर नहीं कर पाया तो इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, किसी का पैसा नहीं दे पाया तो इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो इंसॉल्वेंसी कॉस्ट क्या आएगी आपको? इंसॉल्वेंसी में महंगी महंगी एसेट को सस्ते में बेचना पड़ जा सकता है कि नहीं? एजेंसी प्रॉब्लम। यहाँ से भी आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है, ठीक। ऊपर जो मैंने लिखे थे 6 नंबर पॉइंट तक, उस सब से क्वेश्चन आ चुका है। 7 और 8 बुक में है, आया नहीं है, डायग्रामेटिक है, आराम से समझ में आ जाए। देखो, एक कंपनी में एक तो होता है मालिक, जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं, जिसका शेयर होता है कंपनी में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर प्राइस बढ़े, तभी तो उसका वेल्थ बढ़ेगा, है कि नहीं? तो उसका इंटरेस्ट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या है? कंपनी को मैनेज करना। ये जरूरी नहीं मालिक हो, ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, है कि नहीं? पर ये तो ध्यान देंगे इस चीज पे ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो है, पर ये ध्यान देंगे कि हमारी सैलरी कैसे ज्यादा है, हमें परक्यूजिट कैसे मिले, ठीक। ये हो सकता है मालिक के लिए ज्यादा ध्यान ना दे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे इन दोनों के जो रिश्ता है ना, वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिश्ता है, इसीलिए ये जो दिक्कत है ना, इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बिटवीन ऑनर या फिर शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट। पे दोनों चीज लिखोगे, शेयर होल्डर किस चीज पे फोकस करता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, और मैनेजमेंट फोकस करेगा अपनी पर्सनल जो ऑन इंटरेस्ट है, सैलरी पर क्यूजिट वगैरह बढ़ाने के लिए। और इट क्रिएट्स एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मॉनिटरिंग लिखा है कि अगर शेयर होल्डर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे मॉनिटरिंग करने के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं, बॉन्डिंग दोनों को बनाने के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं, ये स्ट्रक्चरिंग एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, थोड़ा थ्योरेटिकली बस चीजों को समझ लो, आराम से वहां पे लिख देना, एक बार बुक स्कैनिंग करना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी, आपका पर्पस होना चाहिए क्लियर, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना,
ठीक है, कंसेप्चुअली पढ़ोगे, एक्यूरेसी अपने आप आपको आ जाएगा, अपने आप शब्दों पे पकड़ हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट में क्या फर्क है, डिफरेंस एंड रिलेशन। देखो रिलेशन तो एक है कि अकाउंट का काम है प्रिपेयर करना फाइनेंशियल डेटा को यूज करके बैलेंस शीट, पीएल। और रिलेशन कैसे है फाइनेंस से, फाइनेंस जो डिसीजन लेता है भविष्य के लिए, वो उसके लिए वही बैलेंस शीट, पीएल यूज करता है। तो ये दोनों में रिलेशन है, ये यहाँ पे लिखा है। डिफरेंस क्या है, तो देखो अकाउंट एक्रूवल का कंसेप्ट यूज करता है और फाइनेंस कैश फ्लो का कंसेप्ट यूज करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। याद करो कैपिटल बजटिंग में हम प्रॉफिट देख रहे हैं, कमाई प्रोजेक्ट की देख रहे थे, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो देख रहे थे, प्रॉफिट नहीं देख रहे थे। दूसरा डिफरेंस क्या है कि फाइनेंस का काम है बस डेटा को कलेक्ट करना और प्रेजेंट कर देना बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, पीएल के फॉर्मेट में, बट सॉरी अकाउंट का, बट फाइनेंस का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस फोकस ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। काफी वाइडर स्कोप है फाइनेंस का एज कंपेयर टू अकाउंटेंसी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 खत्म हुआ। आओ जरा चैप्टर नंबर 2। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना फाइनेंसिंग, अब फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनेंसिंग जो करता है एक फॉर्म, पैसे लेके आता है, कहाँ से ले आ सकता है, शॉर्ट टर्म सोर्स से, लॉन्ग टर्म सोर्स से। शॉर्ट टर्म सोर्स में कौन कौन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स में कौन कौन हो सकते हैं, सबके फायदे, डिसएडवांटेज, एडवांटेज। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता है, हर एक अटेम्प्ट में आएगा, एवरी अटेम्प्ट। मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वो सब ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अननेसेसरी मैं खुद ही नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये समरी बुक है। चलो, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं तो पीरियड के बेसिस पे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म सोर्स किसको बोलते हैं, जो हम लेके आए होते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर पीरियड के लिए, ठीक, उसकी रिडीम्शन पीरियड 1 साल से कम है। मीडियम टर्म 1 से 5 साल, और 5 साल से ज्यादा है उसको लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं। लॉन्ग टर्म से हम क्या फाइनेंस करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को, है कि नहीं। शॉर्ट टर्म से वर्किंग कैपिटल या फिर करेंट एसेट को, और मीडियम टर्म से मीडियम टर्म एसेट या डिफर्ड रेवेन्यू खर्चे को फाइनेंस करते हैं। जैसा हमको इन्वेस्टमेंट जितने साल के लिए चाहिए, फाइनेंसिंग भी लगभग उतने साल के लिए ही लेके आते हैं। एग्जाम्पल दिया है लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए, रिटेन अर्निंग यूज कर लो, प्रेफरेंस इक्विटी। वैसे ही मीडियम टर्म में लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और शॉर्ट टर्म में क्या है, ट्रेड, क्रेडिट, कमर्शियल पेपर। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होना। ऑनरशिप के बेसिस पे बांट सकते हो सोर्स ऑफ फाइनेंस को, एक तो शेयर होल्डर फंड, दूसरा एक्सटर्नल बोरोइंग। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों इक्विटी का पैसा है, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक्सटर्नल बोरोइंग में जो भी हम डिबेंचर, बॉन्ड, लोन वगैरह लेके आते हैं, डेट फंड मतलब डेट कैपिटल, वो सब आता है। वैसे ही तीसरा डिवाइड करने का, बांटने का तरीका कैसे है, सोर्स के बेसिस पे बांट सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द एंटिटी जो अवेलेबल हो, ठीक, जैसे रिटेन अर्निंग हो गया, एसेट रिप्लेसमेंट फंड हो गया, या डिप्रिसिएशन फंड हो गया, ये पैसा एंटिटी के भीतर ही अवेलेबल है, ठीक। एक्सटर्नल मतलब हम शेयर वगैरह इश्यू करके लेके आए, प्रेफरेंस इश्यू करके या लोन लेके आए, एक्सटर्नल सोर्स से लेके आए, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें हमें बहुत चीज पढ़ना है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेके आना है तो कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग करना हो तो। और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, दो, तीसरा और चौथा टॉपिक वही है। ये थोड़ा लेंदी लेंदी है और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। लॉन्ग टर्म में पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल एक परमानेंट कैपिटल है कि नहीं, यही तो है रियल ऑनर कंपनी के। इसके एडवांटेज क्या है, तो देखो एक तो परमानेंट कैपिटल है, दूसरा कैपिटल बेस को इंक्रीज करता है। सिंस परमानेंट कैपिटल है तो ये कैपिटल तो हमेशा रहेगा, तो एक कैपिटल बेस बढ़ जाती है कंपनी की। तीसरा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करने का, ठीक।
इनका जो कमाई होता है वो रेसिडुअल होता है। कमाई होगा तो खुशी से डिविडेंड पे करो, कमाई नहीं होगा नहीं पे करो। ऐसा कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, फिक्स रेट नहीं होता डिविडेंड का। दूसरा आगे एडवांटेज इसके, और एडवांटेज क्या है कि हम फर्दर पैसे रेज कर सकते हैं उन्हीं शेयर होल्डर को राइट शेयर इश्यू करके। राइट शेयर जब इश्यू करते हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर को ऑफर करना पड़ता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। एक बार लेके आ गए, लौटाने में झंझट है, लौटा नहीं सकते। आप ये मत बोलना बाई बैक, उसके काफी कंडीशन है और वो ऐसे किया भी नहीं जाता इजिली। ठीक, पूरी कंप्लायंस मीट करके जरूरत अनुसार किया जाता है। आसान नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। लोन लेके आप फट से लौटा सकते हो, इतना आसान नहीं है इक्विटी को रिड्यूस करना। डिविडेंड जो दोगे वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, कि मतलब उस पर टैक्स सेविंग नहीं होगी। हायर रिस्क, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रिस्की है इक्विटी में पैसा लगाना, क्योंकि डिविडेंड अनसर्टेन है, रेसिडुअल प्रॉफिट आता है इनके हिस्से में। ऑनरशिप डाइल्यूजन, इक्विटी से पैसा लेके आओगे तो एग्जिस्टिंग ऑनर का ऑनरशिप डाइल्यूट हो सकता है। मान लो मैं 20% का शेयर होल्डर था अभी तक, और शेयर इश्यू हो रहा है कंपनी के और भी लोग आ रहे हैं, तो मेरा जो परसेंटेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास शेयर तो उतने ही है, तो ऑनरशिप डाइल्यूट हो सकता है। अगला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो, इसके कुछ डिसएडवांटेज इसके लिए एडवांटेज है, और एडवांटेज इसके लिए डिसएडवांटेज है। कैसे? फ्लेक्सिबल इन नेचर, आराम से कुछ सालों के लिए लेके आओ, जरूरत खत्म हो गई लौटा सकते हो। ठीक, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 8 साल के लिए। कुमुलेटिव इन नेचर, पैसे नहीं है डिविडेंड एकुमुलेट कर दो बाद में दे देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कुमुलेटिव है नेचर में। नो रिस्क ऑफ टेक ओवर, ऑनरशिप डाइल्यूजन हो नहीं होगा, तो इससे टेक ओवर का भी रिस्क नहीं है कि एक इंसान अगर ज्यादा प्रीफरेंस खरीद लिया और मैनेजमेंट और कंट्रोल उसके हाथों में चली जाए, है कि नहीं। फाइनेंशियल लिवरेज देता है डिविडेंड, जो प्रीफरेंस डिविडेंड होता है वो फिक्स रहता है। आप कितना भी अपनी कमाई बढ़ा लो, अगर 10% का प्रीफरेंस शेयर इश्यू हुआ है तो 10% ही डिविडेंड दे रहे हैं, इससे लिवरेज का बेनिफिट मिलता है कंपनी को। ये अगला पॉइंट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड की डिविडेंड फिक्स। कुछ डिसएडवांटेज में देखो, पहला तो ये है कि इसके भी डिविडेंड पे टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है, यानी कि डिविडेंड पे कैसे इंटरेस्ट पे हम टैक्स सेविंग करते हैं, डिविडेंड पे नहीं कर सकते। डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से घटता है। दूसरा है कुमुलेटिव इन नेचर। कुमुलेटिव का एक एडवांटेज तो था कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो देना नहीं पड़ेगा, पर कुमुलेटिव इन नेचर हुआ तो एक डिसएडवांटेज भी है कि जोड़ के एक साथ भविष्य में देना पड़ेगा, तो और आपको बर्डन आएगा। अच्छा, ये मार्क करते जाना इंपॉर्टेंट, इक्विटी वाला भी, प्रेफरेंस वाला भी, ये डिफरेंस भी। डिफरेंस देखो, इक्विटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड है, सिंपल है। रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी का फिक्स नहीं होता है, इसका फिक्स होता है। इक्विटी ये तो परमानेंट कैपिटल है, तो कन्वर्टिबल नहीं होता है, ये किस में कन्वर्ट होगा, पर ये कन्वर्टिबल होता है। इनको इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन हो सकता है अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुआ है तो। ठीक, वोटिंग राइट इनको होती है, इनको नहीं होती कोई वोटिंग राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो, डिविडेंड पहले किसको दिया जाता है, तो इसका डिविडेंड प्रेफरेंस का इक्विटी से पहले दिया जाता है, और इसका इक्विटी प्रेफरेंस का देने के बाद इक्विटी का डिविडेंड दिया जाता है। अगला है डेट कैपिटल। अब आपको एग्जाम में डेट कैपिटल बोले, बॉन्ड बोले, लोन बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम, क्योंकि वो भी तो डेट कैपिटल का एग्जाम्पल है। एडवांटेज में देखो, फ्लेक्सिबल इन नेचर, मैंने बताया था लौटा सकते हैं जरूरत अनुसार कुछ सालों के लिए लेके। ये भी लिवरेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो रहता है फिक्स, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा दोगे तो इंटरेस्ट फिक्स होने से और आपकी कमाई जो इक्विटी के लिए है वो बढ़ जाएगी। ऑनरशिप डाइल्यूजन का नहीं करता, टैक्स डिडक्टिबल है, आप पीएल में डाल के एज खर्चा क्लेम कर सकते हो, टैक्स सेविंग हो जाएगी। लो कॉस्ट होता है डेट फंड एज कंपेयर टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी। इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट यही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आप कमाओ ना कमाओ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी, फिक्स ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा आपका। अगला
वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिज फाइनेंसिंग बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा भी। सिंपली इस डायग्राम को देखो, मैंने सब चीज में कोशिश किया है डायग्राम बताने की, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। मान लो एक कंपनी है, इसको प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है, फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इसको पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये अप्लाई किया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। पर देखो, जब भी हम अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस होने में, फिर लोन अप्रूव होने में, लोन के आने में समय लगता है। तो एक तो तरीका है, आप वेट करिए, अगर 6-7 महीना लगा ये सारे प्रोसेस में अप्लाई करने से लेके पैसा मिलने तक, तब तक प्रोजेक्ट होल्ड करके वेट करो। दूसरा तरीका है, उस 6-7 महीने के लिए बैंक से लोन ले लो, तब तक शॉर्ट टर्म लोन, जब तक ये अप्रूव होके डिसबर्स होके आपके पास आ नहीं रहा है पैसा, है कि नहीं? तो इस तरीके को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ये जो बैंक से आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो ना, पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी अप्रूवल पेंडिंग है फॉर लॉन्ग टर्म लोन, इसी शॉर्ट टर्म लोन को जो बैंक से ले रहे हो बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। बैंक यहाँ पे कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है कि नहीं, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो प्रोसेसिंग टाइम है उस बीच में शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर दिया है। समझ में आया ब्रिज फाइनेंसिंग? अब बताओ, पढ़ोगे भी ना, यहाँ पे सेम वही लिखा है। ब्रिज फाइनेंसिंग refers to lend taken by company normally from commercial bank for short period। याद आ रहा है कुछ? बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन सेंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करे थे, अभी पेंडिंग है, अप्रूवल समय लगेगा। दो इट इज अ शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ लोन बट सिंस इट इज इम्पोर्टेंट स्टेप इन फैसिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म, कह रहा शॉर्ट टर्म ही लोन लिया है पर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के रिलेशन में है ना, लॉन्ग टर्म लोन को मदद कर रहा है, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ रहे हैं। तो डायग्राम में अगर है तो मैं डायग्राम को अच्छे से समझा देता हूँ, ये आप पढ़ना, आपको 100% वही चीज लिखा हुआ मिलेगा। वेंचर कैपिटल इंपॉर्टेंट। आप सोचोगे सर सारा ही इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो। नहीं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेजोरिटी ऑफ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। एक आधी किसी किसी चैप्टर से बनता है, आप देखोगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 होने के बाद और सारा एकदम छोटा सा बस लेक्चर बच जाएगा। वेंचर कैपिटल, मान लो एक यंग चार्मिंग एंटरप्रेन्योर है, इसके पास आइडिया है कुछ करने का, बट इसके पास पैसा नहीं है, और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों के आइडिया को अप्रूव, अगर उनको अच्छा लगता है तो उसमें पैसे लगाते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं। इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, जो कि एक रिस्की कैपिटल है, रिस्की प्रोजेक्ट में, न्यू आइडियाज में फाइनेंस करते हैं। ये क्या है? एक यंग एंटरप्रेन्योर है कि नहीं? तो ये वेंचर कैपिटल में इतना ही होता है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर हैज आइडिया बट लैक ऑफ फाइनेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है? फाइनेंस करता है हाईली रिस्की प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि सिर्फ आइडिया है ना, न्यू प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे, किसी नए आइडिया में पैसा लगा रहे, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल, ये जो पैसा लगा रहे हैं। लगाने का तरीका इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। एक तरीका है, पैसा लगाऊंगा, मान लो मैं लगा रहा था न्यू आइडिया में पैसा, तो मैं वेंचर कैपिटलिस्ट है। इक्विटी फाइनेंसिंग, मेरे को भी उसमें शेयर चाहिए, उस आइडिया से जो कंपनी बनेगी उसमें मुझे भी शेयर चाहिए, पर मुझे देने वाला वो 49% से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि आइडिया उसका है, उससे ज्यादा देगा तो मैं मालिक हो जाऊंगा ना, है कि नहीं? वो लेगा ही नहीं मेरे से उतना पैसा कि उसको 49% से ज्यादा शेयर देना पड़े। कंडीशनल कंडीशनल लोन, यानी कि पैसे देते हैं, उसके बदले क्या लेते हैं? उसके बदले लेते हैं रॉयल्टी ऑन सेल या इनकम, की इनकम का इतना परसेंट है उतना परसेंट दे देना। इनकम नोट इनकम नोट में क्या होता है कि इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं। रॉयल्टी किस जिस पे चार्ज होता है उसको बोलते हैं कंडीशनल लोन, अभी तो पढ़े थे हम, है ना? इनकम या फिर सेल पे
और इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल लोन, कि कुछ मेरे कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए और कुछ सर्टेन परसेंटेज भी चाहिए। चौथा जो तरीका है पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर। इसमें क्या होता है कि पैसे तो लगाऊंगा प्लस साथ में जो लेवल जो ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशन है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा, मैं भी पर्सनली मॉनिटर करूंगा। ठीक है, चारों टाइप समझ में है। फैक्टर टू बी कंसिडर। मान लो मैं पैसा लगा रहा था एक नए आइडिया में किसी के, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट में किन किन चीजों को ध्यान दूंगा। एक तो ध्यान दूंगा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो आइडिया है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। टेक्निकल एबिलिटी ऑफ टीम, उनकी टीम की टेक्निकल एबिलिटी कैसे है, क्या वो सही में प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना पाएंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसी है कि मतलब सही में वो आइडिया काम करेगा नहीं करेगा, है कि नहीं। तो रिस्क इन्वॉल्व कितना है, एकदम हाईली रिस्की तो नहीं है कि ऐसा आइडिया है कि लगता है चलेगा ही नहीं। इन सब चीजों को ध्यान देके 4-5 पॉइंट याद रखना। मैं कोई भी इंसान जो वेंचर कैपिटलिस्ट है इन सब चीजों को ध्यान देगा। अब ये अगला पॉइंट जैसे ये है कि मार्केट सर्वे हो रखा है नए प्रोडक्ट का, ये चीज को भी ध्यान देगा। रिसर्च मस्ट बी कैरी आउट टू इंश्योर दैट देयर इज अ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट। क्या रिसर्च उन्होंने किया भी है कि वो जो बनाने वाले हैं उसके लिए मार्केट भी है, उसके लिए कस्टमर मिलेगा भी, है कि नहीं। तो मैं रिसर्च भी देखूंगा उनका। यही सारे चीज है, 4-5 पॉइंट याद रखोगे काम चल जाएगा। डेट सेक्रेटाइजेशन, इसमें देखो एक बरोवर होता है, एक ओरिजिनल फाइनेंसर जिसको ओरिजिनेटर भी बोलते हैं। मान लो ये बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को पैसा दिया मोर्टगेज करके एसेट। अब वो इंसान अगर पैसे नहीं दे रहा है, ठीक, मेरा काम है फाइनेंसिंग करने का और मैं कैसे करता हूँ, एसेट मोर्टगेज करके। अब वो बरोबर मुझे पे नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, एसेट को सीज करके लाऊंगा, है कि नहीं। अब जब भी एसेट्स को सीज करके लाते हैं तो डेट सिक्योरिटाइजेशन में होता क्या है, हम एक कंपनी खोल देते हैं। उस कंपनी को क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए खोला है ना, इसीलिए उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। ठीक, एसेट को उस कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक, और उस कंपनी का इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, मार्केट में शेयर इश्यू करते हैं। इन्वेस्टर सिंस वो कंपनी में एसेट है, कंपनी आगे बिजनेस करने वाली है तो पैसा लगाते भी हैं, ठीक। जो पैसा आता है उससे मैं क्या कर लेता हूँ, अपना जो पैसा है वो पे ऑफ कर लेता हूँ। जो मुझे लोन दे के बोरोवर में फंस गया था पैसा, वो मैं पे ऑफ कर लेता हूँ। हुआ क्या, मैं एसेट लेके आया, कंपनी को दिया, कंपनी से शेयर इशू हुई, पैसा है, मैं अपना पैसा ले लिया। अब कंपनी में एसेट है और उसके मालिक कौन है, कोई और, मुझे मेरा पैसा मिल गया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। इलिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करना। वो एसेट था पर मेरे लिए वो पैसा नहीं था, एसेट था, मैंने उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं। अब बेनिफिट पूछ रहा है, बेनिफिट टू ओरिजिनेटर। ये ओरिजिनेटर को क्या बेनिफिट हुआ इससे, एक तो इसका फंड रिकवर हो गया, दूसरा वो एसेट एसेट आर शिफ्टेड ऑफ बैलेंस शीट। सिंस अपने ऑफ बैलेंस शीट में उस चीज को दिखाएगा, मोर्टगेज जो एसेट सीज किया है, लेकिन बैलेंस शीट के भीतर तो नहीं दिखाएगा, इसकी कंपनी की एसेट नहीं है, दस गिविंग ओरिजिनेटर रिकॉर्ड्स टू बैलेंस शीट फंडिंग। ठीक है, कन्वर्ट इलिक्विड एसेट इनटू लिक्विड पोर्टफोलियो, इलिक्विड एसेट को लिक्विड पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर दिया, यही सब है। क्रेडिट रेटिंग ठीक हो जाती है। 2-3 पॉइंट याद रखना, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो प्रोसेस था डेट सिक्योरिटाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट था। लीज, देखो मान लो यहाँ पे एक लेसर है, यहाँ पे एक लेसी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरी लॉन्ग टर्म के भीतर ही पढ़ रहे हैं ये सारे। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है लेसर और लेसी के भीतर, जहां पे लेसर अपना एसेट ट्रांसफर करता है एंड लेसी मेक्स पीरियोडिक पेमेंट ऑफ लीज रेंटल, लीज रेंटल इन रिटर्न फॉर फिक्स पीरियड जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर एंड लेसी वेयर लेसर ट्रांसफर एसेट टू द लेसी इन रिटर्न लेसी मेक्स पीरियोडिक पेमेंट टू लेसर फॉर अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे हो? अब देखो, लीज में ना दो किस्म के लीज होते हैं। एक ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज मतलब मैं अपना एसेट यूज करने के लिए दे दिया, बदले में पैसे ले रहा हूँ, वैसे टाइप का हो गया। ठीक, मान लो मेरे पास एसेट्स है, 10 साल का लाइफ है, किसी को भाड़े पे दिया, 2 साल के लिए उसको चाहिए, बदले में मैं पैसे ले रहा हूँ, फिर 2 साल बाद वो मुझे मेरा एसेट दे देगा, है कि नहीं? किसी और को 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए चाहिए, उसको दे दूंगा नए इंसान को, फिर वो मुझे बदले में पैसे देगा। ठीक, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। अब जो भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आएगी यूज करके, वो मेरा लॉस, मेरा एसेट है। एसेट को अगर मेंटेनेंस, रिपेयर रिपेयर करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे पेमेंट दे रहा है, तो वो तो करवाएगा नहीं, मैं करवाऊंगा, मेरा एसेट है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज जस्ट ऐसे मान लो कि एसेट यूज करने के लिए मैंने दे दिया है। ठीक, यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ एसेट ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एसेट मेरा है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मेरा है। समझ में आया? यही जरा डिफरेंस देखो फाइनेंसिंग लीज के साथ क्या होता है। मान लो एसेट है, 10 साल की लाइफ है, किसी को 10 साल के लिए चाहिए, मैं खरीद के लाया, उसको 10 साल के लिए दे दिया कि ये लो भाई, 10 साल के लिए मुझे इतना इतना पेमेंट दे देना। अब मैंने ना भले ही मैं एसेट खरीद के लाया और उसको दिया, बट ये ऐसा एग्रीमेंट लग रहा है जैसे कि मैंने फाइनेंस कर दिया हो एसेट, है ना? मैं अपने लिए लेके ही नहीं आया था, उसको लिए जितने साल के लिए चाहिए, जब लगभग उतने साल के लिए मैंने एसेट खरीद के दे दिया, तो मैं अपने लिए तो लाया नहीं था उस एसेट के लिए, है कि नहीं? कि भाड़े पे दे रहा हूँ, मेरा एसेट है। भले ही लीगली वो दिख ऐसे रहा है कि मेरा ही एसेट है, मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन वो एक फाइनेंसिंग टाइप का हो गया कि मैंने एसेट को बस फाइनेंस कर दिया है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू एसेट ट्रांसफर हो जाती है। कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज आई, ये मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह एसेट का लेसी करवाएगा। ये इसको फुल पे आउट लीज भी बोलते हैं, क्योंकि देखो जब मैंने एसेट को उसको दिया, तो एसेट देने के बाद मैं यही कोशिश करूंगा ना, 10 लाख का एसेट था, मान लो मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट अपना जोड़ के 12 लाख का इंस्टॉलमेंट ले रहा हूँ, तो मैंने एक ही बार में पूरी ही एसेट का पे आउट कॉस्ट रिकवर कर लिया, इसीलिए बोलते हैं फुल पे आउट। पर ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं था, कुछ दिन किसी को दिया, कुछ दिन किसी को दिया, तो इससे वो कह रहा था कि मैंने एक बार में पूरी अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं करी थी एसेट का, तो उसको फुल पे आउट लीज नहीं बोलते। ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल होता है, कैंसिल किया जा सकता है, और फाइनेंसिंग लीज जनरली नॉन कैंसिलेबल होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है, इसमें नहीं होगा। ऑब्सोलेंस, अगर एसेट का वैल्यू में डिक्रीज आता है यूज करके, किसका है? लेसी का। इसमें लेसर का। वैसे ही देखो, फुल पे आउट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, ये लेसर। इसमें क्या है, मैंने बोला था फाइनेंसिंग लीग में कि मैंने एसेट ले आके उसको दे दिया, मुझे रेंटल से मतलब है, एसेट से नहीं, मैंने तो जस्ट एक फाइनेंसिंग का काम किया है, वो यहाँ पे लिखा है, पर उसमें नहीं। मैंने, अगर मेरा एसेट था, मैंने किसी को भाड़े पे दिया है, तो मुझे एसेट से भी मतलब है, सिर्फ लीज रेंटल से नहीं। ये पॉइंट ये वाला है, ठीक है? कैंसिलेबल होते हैं, ये नॉन कैंसिलेबल होते हैं जनरली। अदर टाइप्स ऑफ लीज। सेल्स एंड लीज बैक। मान लो ये ए है, ये बी है, ये पता है ए ने बी को सेल किया एक एसेट्स, ठीक, बदले में ये इसको पे भी किया होगा, बाद में इसी ने उस एसेट को लीज पे दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये इसको लीज रेंटल भी देगा। इसको बोलते हैं सेल्स एंड लीज बैक। पहले मैंने अपना, मैं ए हूं, मैंने सेल कर दिया था, उसी एसेट को लीज पे ले लिया। ठीक, ये जनरली होता क्या है, ये एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। मुझे मान लो पैसों की जरूरत थी, मैंने अपना एसेट बेच दिया, पर मुझे बेचना नहीं था, मुझे एसेट की भी जरूरत थी, पर बेच तो दिया, और बाद में उसी एसेट को लीज करवा लिया, उसी एसेट को लीज पे ले लिया, और बदले में इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। मेरी फाइनेंसिंग नीड भी पूरी हो गई, मुझे जो पैसों की जरूरत थी, एसेट मेरे पास भी है, बस इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ।
सेल्स एंड लीज। अगला है ओपन इन एंड क्लोज इन लीज, सब इंपॉर्टेंट है। देखो क्लोज इन में क्या होता है, एसेट इज ट्रांसफर टू लेसर एट द एंड, और ओपन इन में क्या होता है, लीसी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो बाई कर सकता है एसेट को। एक और छूट गया ना यहाँ पे, सेल्स एड। देखो मैं लेसर, मैं एसेट खरीद के ला रहा हूँ मैन्युफैक्चरर से और दे रहा हूँ लीज पे। अब मैं मैन्युफैक्चरर के साथ क्या एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि मैं आपका एसेट का प्रमोशन भी करूंगा, एड करूंगा, ठीक, एडवर्टीजमेंट करूंगा। तो मुझे एक तो एसेट लीज पे देने से लीज रेंटल तो आ ही रहा है, सेकेंड क्या, मैन्युफैक्चरर से कमीशन भी आ रहा है। इसको बोलते हैं सेल्स एड लीज। लिबर्ड लीज लिवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी रिवीजन लेक्चर में लिवरेज जब चैप्टर आएगा तो वहां लिबर्ड लीज आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। ऐसा मत सोचना कि कुछ भी छूट रहा है। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये भी सारा ही इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखा है, मुझे तो बार बार मार्क करना पड़ रहा है, कोई छूट भी जाए तो आप समझ के चलना इंपॉर्टेंट है। लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाए उसको एज ए डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके री इन्वेस्ट अगर अपने ही बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर देती है तो उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक, ठीक। रिटेन अर्निंग को वापस से री इन्वेस्ट करना या जो प्रॉफिट अर्न किया उसको री इन्वेस्ट करना, उसी को बोलते हैं प्लगिंग बैक। तब करती है कंपनी प्लगिंग बैक जब उसके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के अल्टरनेटिव अवेलेबल हो, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके प्लग बैक कर देती है। हाँ, उसका भी कॉस्ट है, आपने पढ़ा था रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होता है, तो इस चीज को भी कंपनी को ध्यान देना पड़ता है। ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, रिटेन अर्निंग। खत्म हो गया लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का, ये पढ़ लेना आप, सेम जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज लिखी है, आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो लॉन्ग टर्म सोर्स में भी, long term source of fund may be provided by accumulating the profit of the company and plugging back them into business, कि जो कंपनी का ही कमाई है उसी को बिजनेस में वापस लगाना। सच फंड बिलोंग टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जाहिर सी बात है वो पैसा तो इक्विटी का ही है। इंक्रीज इन नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, रिटेन अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग तो नेटवर्थ में काउंट होता है तो इंक्रीज हो जाता है। यही सब चीज लिखा हुआ है, आप परेशान मत हो, जो मैंने पढ़ा है उसको भी लिख दोगे ऐसे ही आराम से हो जाएगा। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे मेन चीज है ना कॉन्सेप्ट को समझना, कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो कि नहीं। इसमें देखो ट्रेड क्रेडिट आता है कि हमें क्रेडिट पे उधार पे सामान मिल गया, वो भी हमें कुछ समय के लिए फाइनेंसिंग का मदद हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ट्रेजरी बिल, ये सब पे क्वेश्चन नहीं आएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कुछ दिन के लिए पैसे उठाते हैं बदले में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देते हैं कि आपका पैसा मेरे पास है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक, और बाद में रिटर्न कर देते हैं पैसे को, जितने शॉर्ट पीरियड के लिए लिए होते हैं, बदले में इंटरेस्ट मिलता है। इसमें शॉर्ट टर्म में एक क्वेश्चन यहां से बनता है, कमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट है। जो भी वेल नोन जो कंपनी होती है ना क्रेडिट वर्दीनेस वाली, वो कमर्शियल पेपर इश्यू करती है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसके बदले वो सिक्योरिटी नहीं रखती, उसका नाम ही इतना है कि बिना सिक्योरिटी रखे ही आप खरीद लोगे, ठीक। फीचर क्या होते हैं, मिनिमम देखो 7 दिन से लेके 1 साल तक के लिए ये इश्यू होता है कि नहीं। शॉर्ट टर्म है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर ही होगा। 5 लाख और उसके मल्टीपल्स में होते हैं, अगर एक कमर्शियल पेपर खरीदना हो तो 5 लाख के डिनोमिनेशन में मिलेगा, ठीक। और जो भी कंपनी इसको इश्यू करना चाहती है उनको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है, ये कुछ क्राइटेरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर इश्यू करना चाहती है उनकी क्राइटेरिया क्या है, 2-4 याद कर लो। नेटवर्थ होनी चाहिए 5 करोड़ और मोर, वैसे ही जो वर्किंग कैपिटल लिमिट होनी चाहिए वो लेस देन 5 करोड़ होनी चाहिए, उनको क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी, ये जो एजेंसी है क्रिसिल या आईसीआरए उनसे क्रेडिट रेटिंग करवा लें। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग, द इश्यूअर शुड इंश्योर दैट क्रेडिट रेटिंग एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, आरबीआई को अप्लाई करते टाइम क्रेडिट रेटिंग 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। करंट रेशियो उनका होना चाहिए मिनिमम 1.33:1, आपने तो 2:1 स्टैंडर्ड पढ़ा है ना, पर ये मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही कमर्शियल पेपर इश्यू कर सकते हैं। अगला है
बैंक एडवांस, बैंक भी शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लीन ओवरड्राफ्ट मतलब कोई वहां पे आपको सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटीज, कैश क्रेडिट, और इन सब पे उतनी क्वेश्चन नहीं आएगी। बिल परचेज एंड डिस्काउंट का मतलब आप बैंक के पास अपना बीआर डिस्काउंट करा सकते हैं, कुछ कमीशन चार्ज करके आपको पैसे दे देगा। जब बीआर मैच्योर्ड होगा बैंक अपने आप कलेक्ट कर लेगा। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बाय बैंक। मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मुझे सामान बना के मान लो मुझे ऑर्डर मिला, तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, बेचूंगा, है कि नहीं, फॉरेन में भेजूंगा, कुछ समय लगेगा, फिर पेमेंट आएगा। तो ये एक्सपोर्ट को भी फाइनेंस करते हैं। एक तो प्री शिपमेंट फाइनेंस देते हैं, जिसको पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पैकिंग क्रेडिट करके आए, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पैकिंग क्रेडिट या प्री शिपमेंट या फिर प्री शिपमेंट। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक। देखो प्री शिपमेंट का मतलब क्या होता है, गुड शिपमेंट करने से, फॉरेन में मैं बायर को भेज रहा हूँ ना, भेजने से पहले जो मुझे क्रेडिट चाहिए, चाहिए कि नहीं, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, बनाने के लिए, वो गुड्स को बनाऊंगा तभी तो भेजूंगा। उस समय मुझे जो लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। शिपमेंट करने से पहले मुझे चाहिए, ठीक। इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार का प्री शिपमेंट क्रेडिट देता है बैंक। एक तो क्लीन, कि आपको कुछ भी उसके लिए गिरवी रखने की जरूरत नहीं, आपको दे देगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दूसरा, पैकिंग क्रेडिट देगा अगेंस्ट हाइपोथेकेशन ऑफ गुड। तीसरा, अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड। देखो हाइपोथेकेशन में क्या है, आप गुड्स में डील कर सकते हो। प्लेज में क्या है, जो गुड्स प्लेज कर दिया उसको बेच खरीद नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते। इसी जैसी गारंटी, एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन से जो गारंटी आपने ऑब्टेन करी है, उसको एज ए गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। देखो इंटरेस्ट तो सभी में चार्ज करेगा, फर्क कितना है, क्लीन वाले में बिना कोई गारंटी रखे ही, बिना कोई सिक्योरिटी रखे ही आपको दे दे रहा था। और इतने प्रकार के, जो 4 प्रकार के फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, कि फॉरवर्ड में आपको अगर पेमेंट आनी है फॉरेन करेंसी में, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लो अभी। पोस्ट शिपमेंट, अब देखो शिपमेंट आपने कर दिया गुड्स, अब क्या बायर तो समय लेगा ना, गुड्स पहुंचेगा, चेक करेगा, उसके बाद पेमेंट करेगा। तब तक के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं अपनी बिजनेस चलाने के लिए, है कि नहीं। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का मतलब क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स। ये भी कैसे कितने किस्म के होते हैं। एक तो जो एक्सपोर्ट बिल है ना आपके पास, प्रूफ, उसको जाके डिस्काउंट करवा लो, कि जाके बैंक को दिखाओ, बैंक कुछ कमीशन काटेगा, आपको पैसे दे देगा, आपका जब पैसा आएगा कलेक्ट कर लेगा। ईसीजीसी गारंटी के बेसिस पे देगा आपको लोन। एडवांस अगेन एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर एक्सपोर्ट बिल को सेंड कर दिया है कलेक्शन के लिए, उसका कोई रिसिप्ट है, उसके बेसिस पे भी आपको एडवांस दे सकता है। या फिर एडवांस दे सकता है ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट से मिलती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, उसके बेसिस पे भी अगर आपके पास प्रूफ है कि मेरे पास ड्यूटी ड्रॉबैक है 2 लाख का, 4 लाख का, तो उसको एज अ बेस मान के आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, जिसको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। अगला है फैक्टरिंग। याद आ रहा है कुछ फैक्टरिंग, कहाँ पढ़े थे, रिसीवेबल मैनेजमेंट। पहले तो कॉन्सेप्ट पूछेगा, आप लिख दोगे, क्यों, रिसीवेबल मैनेजमेंट जो पढ़ाया था वही तो लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे एक फैक्टर था, यहाँ पे फॉर्म था, यहाँ पे कस्टमर था, फैक्टर कलेक्ट करके हमें दे रहा था, बदले में कमीशन चार्ज कर रहा था, इवन फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहा था हमें, है कि नहीं। चीजें याद आ रहा है, फिगर बना के समझाया था मैंने। डेटर मैनेजमेंट याद करना, ऐसे भी डेटर मैनेजमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, उसका रिवीजन लेक्चर देखना ही पड़ेगा डेटर मैनेजमेंट के क्वेश्चन करने के लिए। वहां पे मैंने फैक्टरिंग को अच्छे से समझा रखा है। वैसे डेटर मैनेजमेंट चैप्टर भी अभी देखेंगे थ्योरी के लिए, तो अभी उस चैप्टर में आएंगे डेटर मैनेजमेंट को, मैं दोबारा आपको याद दिलाऊं। एडवांटेज क्या है फैक्टरिंग का, तो देखो आराम से आपके रिसीवेबल कलेक्ट हो जाते हैं विदाउट हेडेक, वो फैक्टर का हेडेक है।
वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेडेक है कि वो कैसे कलेक्ट करेगा। डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो, आपका जो रिसीवेबल है हमेशा कलेक्ट होकर समय अनुसार आ जाएगा, एक फिक्स पैटर्न बन जाएगा कैश इनफ्लो का, है कि नहीं। आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, अगर आप पे हो तो कभी कलेक्ट कर पाए नहीं कर पाए पता ही नहीं चलेगा कैश फ्लो का। क्रेडिट डिपार्टमेंट की कोई यूज नहीं पड़ेगी। क्रेडिट डिपार्टमेंट हम क्यों रखते हैं? क्रेडिट को कलेक्ट करने के लिए। जब हमारा पूरा क्रेडिट कोई और ही कलेक्ट करके दे रहा है तो कोई यूज ही नहीं पड़ेगी क्रेडिट डिपार्टमेंट का। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। अनलाइकली अनसिक्योर्ड लोन कंपनसेटिंग बैलेंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। देखो कुछ मिनिमम बैलेंस जब अनसिक्योर्ड लोन लोगे ना तो कंपनसेटिंग बैलेंस रख लेता है बैंक। कंपनसेटिंग बैलेंस हम विड्रॉ नहीं कर सकते, पर अगर फैक्टरिंग से लोन लोगे तो आपको पूरा ही जितना वो लोन प्रोवाइड करने वाला है उतना लोन प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना रिसीवेबल उसके पास रख दिया है ना, रिसीवेबल सेल कर दिया है। ये सारे पॉइंट 4-5 याद रखना काफी है। ये इंपॉर्टेंट। फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग का डिफरेंस। फैक्टरिंग को ना इनवॉइस फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंट को बिल डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं। पहला तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरा डिफरेंस, इसमें जो पार्टी होते हैं फैक्टरिंग में क्या होता है, एक फैक्टर, एक डेटर और एक क्लाइंट, जिसको फॉर्म बोल रहा था मैं। बिल डिस्काउंटिंग में ड्रॉ ड्रॉई पे, है कि नहीं। देखो तीसरा डिफरेंस, फैक्टरिंग क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बुक डेप्ट, रिसीवेबल मैनेजमेंट का हिस्सा है। और बिल डिस्काउंटिंग क्या है, एक डिस्काउंट करने का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या फिर ये जो शॉर्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक लिख सकते हो, है कि नहीं। बोरोइंग करना कमर्शियल बैंक के बिल को डिस्काउंट करा के। वैसे फैक्टरिंग के कोई लिए एक्ट नहीं है, पर बिल डिस्काउंटिंग आपको पता है, बिल डिस्काउंटिंग आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। लॉ में पढ़ा होगा आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चलो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को दे रही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें छोटे छोटे हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सीड कैपिटल असिस्टेंट, देखो जो भी न्यू, जो प्रोफेशनल है, न्यू क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर है, जिनके पास आइडिया है पर पैसा नहीं है, तो एक जो आईडीबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने ये चीज शुरू करी थी कि उनके आइडिया पे हम पैसा लगाएंगे, अगर हमें लगता है तो हम उनको फाइनेंस करेंगे। इसको बोलते हैं सीड कैपिटल असिस्टेंट। आप देख लेना, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, छोटा सा बस मीनिंग है। डिप डिस्काउंट डिप डिस्काउंट का मतलब हैविली डिस्काउंट में इश्यू होता है, और जो इश्यू प्राइस है डिस्काउंट का और मैच्योरिटी वैल्यू उसका डिफरेंस, एक जो भी उसको खरीदता है डिप डिस्काउंट बॉन्ड का, वही उसका इंटरेस्ट होगा। अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उस पर फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता। अगला है सिक्योरिटी नोट प्रीमियम। देखो ये इश्यू होता है ना, तो इसमें एक वारंट भी होता है। वारंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक। जनरली 4 से 7 साल के लिए इश्यू होते हैं, और वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए एक फिक्स पीरियड दिया होता है, नोटिफाइड पीरियड, उतने दिन के भीतर आप चाहो तो अपना कन्वर्ट कर सकते हो। जीरो कूपन बॉन्ड, ये भी वैसे ही है, इंटरेस्ट नहीं होता। जीरो कूपन का मतलब ये जीरो इंटरेस्ट, कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट, है ना। पर अब इंटरेस्ट नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड भी डिस्काउंट में इश्यू होते होंगे, कि मान लो 900 में इश्यू हुआ, 1200 रुपया में ये रिडीम्ड होगा 3 महीने के लिए, तो मैं आज 900 में खरीदूंगा, 3 महीने बाद मुझे 1200 रुपया मिलेगा। 300 रुपया क्या है, यही मेरा कमाई है, अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जिस पर इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, हर एक सर्टेन पीरियड के बाद रीसेट करते हैं। मान लो 6 महीना रीसेट डेट है, कि 6 6 महीना में हम इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहेंगे। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट आज फिक्स होगा वो अगले 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने बाद फिक्स करेंगे इंटरेस्ट रेट। उस समय जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसको ध्यान देके, या फिर हमारे एग्रीमेंट में है फॉर एग्जाम्पल कि प्राइम लेंडिंग रेट में 4% जोड़ के, तो उस समय जो प्राइम लेंडिंग रेट होगा उसमें 4% जोड़ देंगे, वो इंटरेस्ट रेट फिर अगले 6 महीने के लिए यूज होगा। तो इसमें फ्लोटिंग में क्या होता है, चेंज होता रहता है रेट। एडीआर जीडीआर आईडीआर देखो पहले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट देखते हैं। एक कंपनी
किसी भी कंट्री का अगर किसी और कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्योरिटीज इश्यू करनी पड़ती, सिक्योरिटी इश्यू करना चाहता है, वो नॉर्मल शेयर जो अपनी कंट्री में इश्यू करता है वैसे नहीं करता, उसको क्या इश्यू करना पड़ेगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हो सकता है एक जीडीआर में 10 शेयर बराबर हो, कि 10 शेयर का जोड़ के एक जीडीआर बना है कि नहीं, तो जीडीआर इश्यू करता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसे शेयर का दाम बढ़ता है वैसे जीडीआर का दाम बढ़ता है, वो लोग जीडीआर खरीदते हैं, है कि नहीं। पर इंडिया के केस में अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी, बाहर की कंपनी इंडिया में इश्यू करता है तो उसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, है कि नहीं, यही चीज लिखा है। इंडियन कैपिटल मार्केट में अगर इश्यू करते हैं, सेम अमेरिका में अगर इश्यू करते हैं कि नॉन यूएस कंपनी अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में अपनी सिक्योरिटी इश्यू करके फंड रेज करनी चाहती है तो वो क्या इश्यू करेगी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो दो कंट्री के लिए अलग सा नाम है एडीआर एंड आईडीआर, बचे हुए पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही नाम है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल मार्केट। ये इंटरनेशनल मार्केट में ये सब इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट मार्क मान के चलना। कुछ नाम याद करना, इंटरनेशनल मार्केट में पैसे उठाने हो, है कि नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, अपने देश के भीतर नहीं, फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, एक देश दूसरे देश के पास जाके पैसा उठा रहा हो, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं सर, उसमें ऑप्शन हो सकते हैं बॉन्ड वगैरह, यूरो बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड, दो चार नाम बस याद रख लेना। यहाँ पे फॉरेन का करेंसी ऑप्शन, फॉरेन का फ्यूचर ऑप्शन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये तो अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं कि लोन ले लिया फॉरेन के बैंक से, फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, है कि नहीं। दो चार बस नाम याद रख लेना कि कभी पूछे तो। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है, देखो कमर्शियल बोरोइंग का मतलब तो बोरोइंग करना है, और एक्सटर्नल का मतलब अपने रेजिडेंट से नहीं, नॉन रेजिडेंट से, नॉन रेजिडेंट लेंडर से, बाहर वालों से, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जैसे कि इंटरनेशनल बैंक से ले लेना, कैपिटल मार्केट से बाहर से पैसे उठाना, ठीक, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से, ऐसे ही फॉरेन इक्विटी होल्डर से, फॉरेन कोलैबोरेटर से, ये सारे चीज याद रखना, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। का मीन क्या है कि नॉन रेजिडेंट से पैसा लेना, ठीक। चलो दो चैप्टर हमने अभी यहाँ पे कंप्लीट किया, मेजोरिटी ऑफ थ्योरी क्वेश्चन इसी दो चैप्टर से आने वाले हैं, है कि नहीं, मेजोरिटी ऑफ थ्योरी क्वेश्चन। और सारे जो एक आध थ्योरी क्वेश्चन कहीं कहीं बनते हैं किसी और चैप्टर से, अगले लेक्चर में हम वो देखेंगे। ठीक है।